नमस्कार। न्यूज प्लस के विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यूपी की पॉलिटिक्स में इस समय भारी हलचल है। हलचल भी ऐसी है कि मानो आने वाले समय में राजनीतिक हिचकोले जरूर सिस्टम लेगा। इस हलचल के दो घटनाक्रमों ने राजनीतिक हलकों की तासीर को एकदम से गर्म कर दिया है। आइए इसी पर सिलसिलेवार विश्लेषण करते हैं। आज जैसे ही आजम खां सीतापुर जेल कोठरी से आजाद हुए तो सपा मुखिया अखिलेश यादव की तल्ख जुबान पीडीए को समेटती हुई मुखर हो पड़ी। अखिलेश बोले, सरकार ने आजम पर झूठे मुकदमे लगाए, आजम की रिहाई खुशी की बात है। पीडीए से बीजेपी घबरा गई है। जाति हमारा पहला भावनात्मक जुड़ाव है। जात के आधार पर घर और मंदिर न धुलवाएं, ये तो रही आजम की बात। दूसरे घटनाक्रम में भाजपा में कयासों का बाजार एकदम से गर्म कर दिया है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भगवान बुद्ध के अवशेष लेकर रूस के एलेस्टा भेजा जा रहा है। एलेस्टा में पेपर हवा में मिले भगवान बुद्ध के अवशेष सांस्कृतिक प्रदर्शनी में रखे जाएंगे। किसी केंद्रीय मंत्री, कोई भाजपा सीएम को इसके लिए क्यों नहीं चुना गया, यह एक सवाल है, क्योंकि मौर्य 35 सदस्यीय भारत के दल की अगुवाई करेंगे। क्या उन्हें इसलिए भेजा जा रहा है ताकि बौद्ध परंपरा से अपने को करीब मानने वाली कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, निषाद जातियों पर भाजपा अपनी पकड़ को मजबूत कर सके? क्या अखिलेश के पीडीए को कुंद करने के लिए इन जातियों को संदेश दिया जा सके? इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण में बतौर मेहमान राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश वर्मा जी होंगे। डॉक्टर वर्मा साहब, नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजम खां की रिहाई के मायने आपको क्या लग रहे हैं? देखिए, आजम खां की जो रिहाई हुई है जी, वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुई है कि भाई जमानत हो गई है, जो उनके केसेस चल रहे थे, और जमानत होने के बाद वो जेल से बाहर आ गए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो जेल से बाहर आ गए, पूरी तरीके से आजाद हो गए, अब कोई समस्या नहीं होगी, अब वो खुलकर राजनीति भी करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। क्योंकि अभी भी आजम खां और उनके परिवार पूरा जो है कानूनों के संजाल में फंसा हुआ है, मुकदमों के संजाल में फंसा हुआ है, और कब कौन सा निर्णय आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। आपको मालूम है कि फरवरी 2020 में आजम खां गिरफ्तार किए गए, फिर उसके 27 महीने बाद वो जेल से बाहर आ गए क्योंकि जमानतें हो गई। इसी बीच में जो अब्दुल्ला उनके जो बेटे हैं, उनके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के फिर सजा सुना दी गई, दोषी ठहरा दिए गए। परिणाम स्वरूप जो है 17 महीने के बाद उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। अब उसके बाद 27 महीने के बाद फिर जेल आए। आपकी जानकारी के लिए कि आजम खां पर 104 मुकदमे कायम हुए, 81 मुकदमे अभी भी पेंडिंग है, विचाराधीन है, और इनमें सुनवाई चल रही है। कभी भी किसी में कोई भी फैसला आ सकता है। तो ये कहना कि आजम खां पूरी तरीके से बाहर आ गए बिल्कुल सही नहीं है। वो कभी भी जेल जा सकते हैं, इसकी चर्चाएं जोरों पर। दूसरी चीज, अगर यूं देखा जाए तो उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला पर 43 मुकदमे, उनकी जो पत्नी है तंजीब, उन पर 35 मुकदमे हैं, और जो उनका बेटा है अदीब जो बड़ा, उस पर 20 मुकदमे। इस तरीके से देखिए, 250 जो है मुकदमों का संजाल आजम खां के परिवार पर है। ऐसी स्थिति में आजम खां बहुत फूंक फूंक करके कदम रखेंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि आजम खां की एक बड़ी फॉलोइंग है, और वो आज देखने को भी मिली। जैसे ये हुआ कि सीतापुर जेल से छूट रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत में पहुंच गए। रामपुर जेल के बाहर तो पुलिस को विशेष सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। 25 जो है वाहनों का तो सुबह सुबह उन्होंने चालान ही कर दिया। फिर उनको पीछे की गेट से लाया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई, वार्डर पर कार्यकर्ताओं को रोका गया, और जब इनका काफिला निकला तो जगह जगह उन्होंने स्वागत किया, और स्वागत करते हुए जाम लग गया, और उन्हें अब शाहजहांपुर बरेली होते हुए रामपुर पहुंचना। इसी बीच में अटकलें चल रही थी कि वो बसपा में चले जाएंगे सब कुछ। तो आजम खां का पहला रिएक्शन आया, उसमें उन्होंने दो बातें कही।
हालांकि बहुत सी बातें लोग सुनना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाया संभव। पहली बात उनसे जब रिएक्शन लिया गया जेल से बाहर आते तो उन्होंने कहा, मैं उन सभी लोगों की शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, जिन्होंने मेरी मदद की, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरा, उनसे जब सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि आप बसपा में जा रहे हैं, इसकी अटकलें लग रही हैं, तो उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया कि जो लोग अटकलें लगा रहे हैं उन्हीं से ये बातें आप पूछ लीजिए कि वो क्या है सही। तीसरा सवाल उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव ने अभी अभी कहा है कि उनकी सरकार बनी तो सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे, तो उन्होंने सीधे हाथ हिलाते हुए कोई विशेष बात न कह करके उनकी गाड़ी आगे की ओर बढ़ गई। तो अभी भी अटकलों का बाजार बना हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं जैसा मानता हूं कि जी बार बार वही कि अभी एकदम बहुत आक्रामक मुद्रा में नहीं आएंगे। हाँ, ये सही है क्योंकि उनका रामपुर जो इलाका है जहां से उनका वर्चस्व खत्म हो गया, पहले उसको ठीक करेंगे क्योंकि इस समय वो पूरी तरीके से रामपुर में एक तरीके से देखा जाए तो फीके पड़ गए हैं। हालांकि वहां सपा का कब्जा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सपा का ही है, लेकिन फिर भी जो है वो फीके पड़ गए। और एक बात और भी है कि जैसे ये सब अटकलें आई तो सबसे पहला बयान आया शिवपाल का, जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आजम खां कभी भी जो है सपा नहीं छोड़ेंगे, वो सपा में ही रहेंगे, उनके बसपा में जाने की बात झूठी है। फिर इसके बाद अखिलेश का बयान आता है। अखिलेश अपने बयान में कहते हैं कि आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है, मैं न्याय विभाग को जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी सरकार आएगी तो हम सारे मुकदमे वापस ले लेंगे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के मुकदमे स्वतः वापस हो गए हैं। तो ये बात भी, और उन्होंने ये भी कहा, उनके योगदान की भी चर्चा की कि वो नेताजी के साथ उन्होंने काम किया। नेताजी ने जब ये समाजवादी पार्टी की स्थापना की तो उन संस्थापकों में भी आजम खां थे। तो आजम खां को लेकर के आज सपा ने भी बड़ा सकारात्मक रुख अख्तियार किया। आजम खां भी अभी कुछ विशेष बोले नहीं, हो सकता रामपुर में जाकर के कोई बयान वयान दे। बात दूसरी है, ये बात बिल्कुल सही है कि आजम खां और उनके परिवार को ये टीस रही है कि भैया जब हम गिरफ्तार हुए तो हमारा मामला पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया गया, हमारे लिए बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया गया। अब इसके पीछे कोई भी राजनीति हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आजम खां को बराबर महत्व दिया। मुरादाबाद में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट काट करके उनकी पसंद के रुचि मीरा को दिया, जो रुचि मीरा आज वहां सीतापुर में उनके स्वागत में पहुंची भी थी। तो इस तरीके से देखा जाए, और पिछले बार भी ये चर्चा थी कि वो छोड़ देंगे गुस्से में है, लेकिन आजम खां से गए जो है अखिलेश यादव, उनको मिला लिया और सपा में हुए। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ही संभल करके आजम खां अपनी राजनीति पाली खेलेंगे, और निश्चित रूप से उनका जो एक आधार है जिसकी ओर आपका इशारा है मुस्लिम वर्ग का, निश्चित रूप से उसमें एक नई सहानुभूति भी पैदा हुई है। इसलिए नई सहानुभूति पैदा हुई है क्योंकि जिस तरीके से उनको जेल में डाला गया और जिस तरीके के मुकदमे बकरी चोरी के, भैंस चोरी के, किताबों की चोरी के, ये थोड़ा सा लोगों में एक सहानुभूति उनके प्रति आई है। तो कुल मिलाकर के अभी तो परिदृश्य आजम खां की रिहाई का यही। ठीक बात है। वर्मा जी, एक चीज तो मैं जानना चाह रहा था आपसे, क्या आपको लगता है कि आजम खां जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, बहुत सीमित दायरे में बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आपने एक जिक्र भी किया, परिवार में कोई टीस है, कहीं कहीं थोड़ी सी लगता है कि वो टीस बाहर नहीं आई है, लेकिन कुछ टीस है कि समाजवादी पार्टी को जो रुख अपनाना चाहिए था वो शायद आजम के मामले में उन्होंने नहीं अपनाया, वो एग्रेशन नहीं किया, इस तरह की भी बातें रही हैं तमाम सारे। मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि ओवैसी 2027 में ओवैसी की काट को करने के लिए आजम खां का ये जो बाहर आना है, क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी को कोई बल देगा क्या? दूसरा, एक चीज ये जानना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है कि अभी ये प्रकरण जो है आगे बढ़ेगा, या आप जो कह रहे हैं कि 200 के आसपास जो मुकदमे हैं वो बहुत संभल के चीजें चलेंगी? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए,
आजम खां की मैंने पहले कहा कि एक फॉलोइंग है, और उससे अगर वो समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए, आगे बढ़ करके काम किया, तो जो इनका पीडीए का फैक्टर है अखिलेश का, जी। उसको एक नया संबल जरूर मिलेगा। और जो बीच बीच में कहीं कहीं आता है कि मुसलमान दल छुटक गया या ओबीसी की ओर जा रहा है, या फिर चंद्रशेखर मिलने गए उनके परिवार से, वो अपनी ओर लेकर के आ रहे हैं, या बसपा में जाने की बात हो रही है कि 9 अक्टूबर को चले जाएंगे, जैसा कि उनके विधायक ने भी कहा है, उमा शंकर ने भी कहा हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि वहां पर दलित और मुस्लिम को के गठजोड़ की बातचीत है। लेकिन मुझे जी। लगता है कि आजम खां इतने बड़े कदकाठी के नेता हैं और उन ऐसे रौबदार नेता और मंत्री रहे हैं कि सपा के अलावा कहीं दूसरी जगह वो अभी मैच नहीं कर पाएंगे। और चंद्रशेखर तो अभी अकेले हैं, और उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी का तो बहुत बड़ा आधार है, और इतने संख्या में उनके 43 जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। बसपा में भी कुछ है नहीं, और बसपा में ये निश्चित है कि बसपा को ताकत तो मिल सकती है, लेकिन कैसे एडजस्टमेंट होगा, ये राजनीतिक चर्चा में बहुत बड़ी चर्चा है। इसलिए अभी जो आजम खां है, क्या रुख लेते हैं ये तो पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जो भी वो करेंगे वो एक बड़ी सधी चाल के साथ करेंगे, और सधी हुई चाल के साथ फूक फूक करके कदम भी रखेंगे, और उन्हें मालूम होगा कि हमको किस जनबल के साथ रहना है और किस जनबल से उनका जो है भला होने है। क्योंकि सच बात तो केवल यही है कि अभी भी जैसा मैंने पहले कहा, 81 मुकदमे पेंडिंग, बहुतों में जी। सुनवाई हो रही है, कब कौन सा ऑर्डर आ जाए, कौन सा दोषी किसमें हो जाए, ये अभी बड़ा ही मुश्किल है। तो तलवार लटक रही है, तो अब उसके आधार पर ही आगे भूमिका होगी। लेकिन इसमें तो दो राय नहीं है कि आजम खां अपने आधार में बहुत मजबूत स्थिति में है, और उनका वर्चस्व न केवल रामपुर में है बल्कि मुरादाबाद में है, संभल में है, और पश्चिम जिलों में भी उनकी अच्छी जी। खासी पकड़ है। इसीलिए तो देखिए, सईद हसन मुरादाबाद के एमपी थे, उनका टिकट कटवा दिया और ऋषि वीरा को दिला दिया। हालांकि रामपुर में वो जिसको टिकट चाहते थे एमपी का, उनको अखिलेश ने नहीं दिया। वहां पर मोहम्मद अजीब और अदीब जीत भी गए, इसमें भी दो राय नहीं है, लेकिन जिसको चाहते थे नहीं है। तो अब रामपुर भी अपना मजबूत करेंगे अगर जैसा मौका उनको मिलेगा, जी। और जो अपना आधार है उसको भी किस तरीके से शक्तिशाली बना करके, उसको ऊर्जा दे करके, नई स्फूर्ति दे करके कैसे कदम बढ़ाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वर्मा जी, एक चीज और आपसे जानना चाह रहे थे इसी पूरे विषय पर। आजम खां के बहाने अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं। जिस तरह वो मुसलमानों को लेकर एक मैसेज देना चाहते हैं, गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि आजम खां, जिनके ऊपर यह आरोप भी है कि उन्होंने भारत माता को डाइन कहा था, क्या उधर हिंदू बहुसंख्यक कहीं नहीं कहीं आपको लगता है गोलबंद नहीं होंगे? अगर ये चीजें अगर बढ़ेंगी आजम के सहारे, तो क्या उधर काउंटर नहीं दिया जा सकता है? जी प्लीज। देखिए राजेश, एक बात आप भली प्रकार से समझ लीजिए, जो ये वाला डाइन वाला मुद्दा है, ये बहुत पुराना हो गया, हाँ और हाँ। अभी बहुत नई पीढ़ी तो उसको भूल भी गई है। सच बात तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज है कि आजम खां जिस तरीके से शक्तिशाली रहे हैं, तो क्या आपको मालूम नहीं है कि योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, उनकी बीजेपी किस तरीके से उनका मुकाबला करती थी? उनको ये मालूम था कि आजम खां के द्वारा ही जो वोट का ध्रुवीकरण एकदम हो जाता है, उसके सूत्रधार और उसके सब कुछ आजम खां है। तो आजम खां, और यही कारण है, आपने देखा जैसे ही 2017 में योगी की सरकार आई, वैसे ही आजम खान की मुसीबतें बढ़ गई, और उनके हाँ। ऊपर मुकदमे धड़ाधड़ मुकदमे कायम होने शुरू हो गए। तो ये तो बीजेपी को मालूम ही है, और इसीलिए जो है वोटों का ध्रुवीकरण करने में उनको और भी लाभ मिलेगा कि देखो आजम जी। खां आ गए, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक और ध्रुवीकरण की बात करेंगे तो दूसरी ओर भी ध्रुवीकरण मजबूत होगा। क्या आपको नहीं मालूम है कि सीसामऊ विधानसभा का जब चुनाव हुआ, क्या नहीं किया गया ध्रुवीकरण जी। के लिए?
लेकिन हुआ क्या फिर? हुआ ये कि नसीम सोलंकी जीती, क्योंकि उधर आपने जितनी मजबूती दिखाई, फिर इधर में उतनी ही मजबूती जो है और मजबूत हो गई और नसीम सोलंकी चुनाव जीत गए। ये है सीधी सी लड़ाई। वर्मा जी, एक बात और आपसे जानना चाह रहे थे। एक्चुअली में जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए पीडीए की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया है जाति को लेकर कोई भी अब डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होगा कि कुर्मी है कि यादव है कि काछी है कि मौर्य है कि निषाद है कि दलित है, इस तरह की चीजें जो बाइफरकेशन होता है अति पिछड़ा और पिछड़े में और दलितों में, उस पर उन्होंने एक तरह से हैमरिंग कर दी है, रोक लगा दी है। और अगर उन्होंने कहा है कि यह भी कहा है कि अगर इसका जिक्र किया गया, लिखत पढ़त में भी जिक्र किया गया, सार्वजनिक जगहों पर भी इसका जिक्र किया गया, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। क्या आपको लगता है ये जो जातीय राजनीति है उस पर आपको लगता है कि ये बैरियर लगेगा, ये फ्लरिश होने जा रही है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि बैरियर और लगेगा। अभी देखिए, जातिगत जनगणना का जो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और केंद्र सरकार ने भी स्वीकार किया और माना जा रहा है कि इसकी प्रक्रिया 27 से शुरू हो जाएगी, इसमें भी दो राय नहीं है। दूसरी चीज, जो हमारे समाज का ढांचा है वो पूरी तरीके से जातिगत आधार पर। अब अगर ठीक है, आप जात का नाम नहीं लेंगे, आप कुर्मी, आप मौर्य, ये सब नहीं करेंगे, ये बात से और हमारी बात होता भी नहीं। बहुत ज्यादा आप ये कहेंगे कि भाई रैलियां नहीं होंगी, इस नाम पे नहीं होंगी, लेकिन आप जब बैकवर्ड की राजनीति, दलितों को ऊपर उठाने की राजनीति, गरीब तबके को ऊपर उठाने, तो उसमें कौन आएंगे? वो तो यही फिर लोग आएंगे। जैसा कि वो कह रहे हैं कि बैकवर्ड की पीडीए की पॉलिटिक्स हमारी है, तो पीडीए की पॉलिटिक्स में क्या है? वही है ना कि बैकवर्ड है हम, जो अब वो क्या कहेंगे कि आप बहुत पिछड़े लोग हैं, बड़े गरीब लोग हैं, बड़े कमजोर वर्ग के लोग हैं, हम इनको ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। तो फिर जब वही बात आ जाएगी, और जैसा अखिलेश ने कहा, ठीक कहा कि हमारा जातिगत भावनात्मक जुड़ाव है, तो क्यों जुड़ाव है? क्योंकि वो पीडीए लेकर के चल रहे हैं। और अब देखिए, बसपा वो अपना वोट बैंक लेकर के चल रही, तो क्या वो कल से कहने शुरू कर दे कि नहीं साहब हम दलित नहीं है, अब हम सब कुछ है? तो ये सब कुछ होगा, लेकिन उसमें एक तरीके से पर्दा पड़ा हुआ होगा। और पर्दा पड़ने के बाद जो है, जैसे कि आपको बताएं, जब कांग्रेस की सरकारें थी तो उस समय भी जातिवाद था, ऐसा नहीं था कि जातिवाद नहीं था, लेकिन उस समय पर्दा पड़ा हुआ था। वर्तमान समय में पर्दा उठ गया और सब चिल्लाने लगे, मैं बैकवर्ड हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं, और उस जात के आधार पर जो है पार्टियां बन गई, तो सब कुछ हो गया, वो पर्दा हट गया। अब यही होगा कि ये पर्दा पड़ जाएगा, लेकिन ये कहा जाएगा कि जातगत आधार पर वोट नहीं पड़ेगा, जातगत आधार पर कुछ नहीं होगा, वोट बैंक नहीं चलेगा। इस समय तो बड़ा मुश्किल है, इसके लिए तो बहुत बड़ी मैराथन जो है प्रयास करने पड़ेंगे, तब कहीं इस पर कुछ जो सफलता मिल सकती है। जब हमारे नेता इस जातिगत वोट बैंक के व्यामों से बाहर आवे तब तो, और वो तो मुझे फिलहाल लगता नहीं, क्योंकि सारी जातियों को लगता है कि हमारे नेता ही हमारे नेता ही हमारे नेता, तो वो चलेगा। ठीक है, एक प्रयास हुआ है, साइन बोर्ड में नाम नहीं आएंगे, पुलिस में नहीं आएंगे, ये सब कुछ है, लेकिन राजनीति में तो सब कुछ चलेगा, मेरा मानना है। बिल्कुल। डॉक्टर वर्मा साहब, एक दूसरे विषय पे थोड़ी सी एनालिसिस करना चाहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूपी के रूस जा रहे हैं, एलेस्टा में। वहां पर वो बुद्ध के अवशेष जो पेपर हवा में मिले थे, वो उस सांस्कृतिक प्रदर्शनी में उसको रखा जाएगा। उसकी अगुवाई कर रहे हैं भारतीय दल है, करीब 35 सदस्यों का है। आखिर आपको क्या लगता है, क्योंकि मौर्य है, काछी है, निषाद हैं, ये लोग बुद्ध परंपरा से अपने को जोड़कर देखते हैं, क्या वही दिख रहा है? और तमाम यूपी में कयासबाजी का दौर भी शुरू हो गया इसी के बहाने कि आखिर मौर्य को ही क्यों रूस भेजा जा रहा है, वो भी लीडर के तौर पर। तो क्या आपको लगता है कि यूपी में कुछ ज्यादा हलचल है या भाजपा में ज्यादा हलचल है? देखिए राजेश भाई, अगर आप वाहि रूप से देखेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य अपने को
बुद्ध वंश परंपरा का मानते हैं। हाँ और इसी प्रकार से जैसे आपने कुछ जातियों का नाम लिया, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, ये जितने भी लोग हैं, निषाद, ये सब जो है बुद्ध वंश परंपरा के मानते हैं। तो अगर यो देखा जाए तो भाई बुद्ध वंश परंपरा के मौर्य हैं, इसलिए इनको भेजा गया। उत्तर प्रदेश का मामला है, सिद्धार्थनगर के प्रोग्राम में अवशेष मिले, उनको लेकर के हो जाए। लेकिन जी नहीं, जो रूस में प्रतिनिधित्व होने जा रहा है वो भारत का होने जा रहा है। हाँ और बाकायदे वो जो आपने बताया 35-23 जो भी प्रतिनिधिमंडल जी जा रहा है, उसके अगुवा होंगे केशव प्रसाद मौर्य, हाँ हाँ और वहां पर जाकर के अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। सच बात तो मुझे लगता है कि इसके पीछे की राजनीति ये है जी कि जो हमारी जो सेंट्रल बीजेपी है, हाँ हाँ राष्ट्रीय स्तर की बीजेपी है, बीजेपी का आला कमान जो है, हाँ वो केशव प्रसाद मौर्य का राजनैतिक कद ऊंचा रखना चाहती है। हाँ चाहे उत्तर प्रदेश में हो और चाहे वो बता रही है कि नहीं नहीं, केशव प्रसाद मौर्य एक हस्ती वाले, कद काठी वाले बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इनको कोई कमजोर मत आंकना। तो जी एक तो ये है, इसके कारण भी आला कमान जो चाहता है एक दबाव की राजनीति वो कर रहा है। दूसरी चीज उनको ये भी सता रहा है कि जो पीडीए आ रहा है, तो हाँ हाँ पीडीए में जो अभी आपने जो बताया ये मौर्य के साथ के जो हाँ जी जातियां हैं वो, और यहाँ पर दो जातियां और भी अपने को राजनीति में बहुत दखलंदाजी देती है। एक तो यादव जिसमें हाँ समाजवादी पार्टी, और हाँ अपना दल कुर्मी वाला। तो ठीक अगर एक किनारे कर दिया जाए तो जो शेष जातियां उनकी जी संख्या ज्यादा है और उसका हाँ नेतृत्व केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। तो उन्हें मालूम है कि अगर पीडीए से मुकाबला करना है तो केशव प्रसाद मौर्य ही इस यूपी में एक ऐसे नेता हैं जो मुकाबला कर सकते हैं। और यही कारण आप देखिए कि अगर सपा का कोई भी बयान या कुछ भी आता है तो सबसे पहले रिएक्शन केशव प्रसाद मौर्य करते हैं। अब केशव जब अभी आजम खां जेल से बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया केशव प्रसाद मौर्य से, वो तो बसपा में जा रहा है। केशव हाँ प्रसाद ने तुरंत रिएक्शन दे दिया, अरे भैया भी आप बसपा में चले जाए चाहे सपा में चले जाए, हम दोनों को हराएंगे। ये हाँ कौन कह रहा है? केशव प्रसाद मौर्य कह रहा है। जी तो जी केशव प्रसाद बीजेपी के एक बड़े चेहरे के रूप में, एक बैकवर्ड के बड़े चेहरे के रूप में, उन्हें मालूम कि इनके मुकाबले में कोई दूसरा चेहरा हमारे पास नहीं है, इसीलिए उनके कदकाठी को बराबर ऊंचा किया जा रहा। कभी अमित शाह कहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य मेरे गहरे मित्र हैं, कभी अक्सर ये देखने को आया कि केशव प्रसाद अमित शाह से मिलने चले गए, प्रधानमंत्री से मिलने चले गए, राष्ट्रपति से मिलने चले गए। तो ये सब क्या है? ये उनको चर्चा में लाना और उनके कद को बाकायदे महत्व देना, ये आला कमान की जो राजनीति है, उस राजनीति के तहत भी जो है केशव प्रसाद मौर्य को रूस भेजा जा रहा है। ऐसी भी राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा है कि नहीं भाई, ये ध्यान रखो, यूपी में बीजेपी में अगर कद काठी का कोई बड़ा नेता है तो केशव प्रसाद मौर्य है। ये है ठीक बात वर्मा जी। हालांकि केशव प्रसाद की जो कद है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वैसे वो कौशाम्बी में काफी कंट्रोवर्शियल हैं। कौशाम्बी में वो चुनाव भी हार गए हैं, चुनाव हारने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल में रखा गया है। आपको क्या लगता है कि योगी को काउंटर अमित शाह की जोड़ी, मोदी और अमित शाह की जोड़ी देने की कोशिश कर रही है, या आपको नहीं लगता है कि भाजपा इसी के बहाने कहीं ना कहीं दूसरी राजनीति भी कर रही है? पिछड़ा राजनीति तो है ही है, लेकिन आपको लगता नहीं कि योगी के इसके बहाने, मौर्य के बहाने योगी का कहीं ना कहीं वर्चस्व कम करने की कोशिश है? नहीं, ये तो लगातार चल रहा है और अक्सर सूचनाएं आती हैं कि इनको बुला लिया गया है, सब कुछ कर लिया गया है। और एक बात और भी तो आप देखिए, जो केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं हारते भी, उसमें भी तो कहा जाता है कि साहब उनको हरा दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, हारने के बाद भी
जब आपने वो चित्र देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, कि हाँ, जिस समय भारतीय जनता पार्टी में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, योगी आदित्यनाथ और ये सब बड़े बड़े नेता वहां थे, और उधर डिक्लेयर हो रहा था केशव प्रसाद चुनाव हार गए, और वो हाँ, उधर वो जश्न मना रहे थे। माने इतना आत्मविश्वास, इतनी परवाह नहीं कि हम हार गए चुनाव, और वो जीत गए, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको डिप्टी सीएम से हटा दिया जाता कि भैया देखो आप तो चुनाव हार गए जनता वाला, अब तो आपको जी, डिप्टी सीएम नहीं, हटा दिया गया। वहीं दूसरे जो थे, आपको मालूम है, उनको तो डिप्टी सीएम से हटा दिया दिनेश शर्मा को, लेकिन हाँ, मौर्य को हटाने की हिम्मत किसी में नहीं पड़ी। किसी और हाँ, मौर्य बराबर अपनी धमकदार राजनीति भी कर रहे हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। और बीच बीच में जब उनके राजनीतिक समीकरण, जैसे कि वो ब्रजेश पाठक से चुपचाप मिल लिए या कुछ और, जब आपको मालूम है कि जब चुनाव का वो हो रहा था, समीक्षा अभी जी, लोकसभा और विधानसभा, तो उस समय जी, उन्हीं का तो बयान था कि भारतीय जनता पार्टी संगठन बड़ा है सरकार से, यही तो बयान दिया था, इसको लेकर के बड़ी हाँ, कंट्रोवर्सी हुई, याद है आपको? तो बिल्कुल, बिल्कुल, राजेश, सच बात तो ये है, ये कुल मिलाकर के राजनीति है, और राजनीति में कहाँ कौन सी गोट फिट करना है, ये जो आला अफसर है या जो आला कमान के रणनीतिकार हैं, वो भली तरह जानते हैं। इसीलिए वो केशव प्रसाद मौर्य को आगे, आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि इस समय केशव प्रसाद का राजनीतिक डाउन हुआ है, सब कुछ हुआ है। ये तो सुनने में आया कि ब्रजेश पाठक की नहीं चल रही है, उनके विभाग में नहीं चल रही है, ये सब तो सुनने का, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पर नहीं सुनने को आया, क्योंकि केशव प्रसाद पूरी अपनी धमक के साथ राजनीति कर रहे हैं, और उसका पूरा पूरा कारण यही है कि आला कमान का उन्हें संबल प्राप्त है। ठीक बात है। डॉक्टर वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छी सी हम लोगों ने चर्चा की, दो विषयों पर विश्लेषण भी मुझे लगता है सारगर्भित विश्लेषण था, और दोनों चूंकि इशू पॉलिटिकल हैं और इस समय वो कहीं ना कहीं यूपी के राजनीतिक गलियारों में सर चढ़कर बोल भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को और हमारे व्यूवर्स को और लोगों को एक अच्छी सी बात जानकारी हो गई, और आपके जरिए एक ये भी तथ्य भी सामने आ गया कि आजम खां के परिवार पर लगभग 200 मुकदमे अभी दर्ज हैं, तो इसलिए आजम खां अपने को बहुत मुक्त मत समझें, कहीं ना कहीं अवचेतन मन में उनके ऊपर मुकदमों का दबाव जरूर रहेगा। आपका धन्यवाद। बहरहाल यूपी की राजनीति में गर्माहट आ गई है, आजम और मौर्य पर फोकस करते हुए राजनीतिक चौसर बिछेगी, यह सवाल आने वाले वक्त में कौंधेगा, लेकिन इन नेताओं का अब क्या वजूद या मौजूदा कद क्या लोगों का मन टटोल पाएगा, यह यक्ष प्रश्न जरूर है। धन्यवाद, नमस्कार।